Hello everyone, welcome back to मेहरा क्लासेस. अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू. जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी एग्ज़ाम जो है अब होने वाली है. हमारी एग्ज़ाम 1 मार्च 2026 को होने वाली है ना. हमारी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ गई है. 11 को जो होने वाली थी अब वो 1 मार्च को होने वाली है. हमारे पास कंप्लीट 2 मंथ का टाइम है अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए. और जैसा कि आप लोगों को पता है न्यू ईयर पर हमारा 50% का कूपन कोड चल रहा है. और इसके अलावा जो हमारी क्रैश कोर्स है वो कब से लाइव है. अगर आप लोगों ने सेट 2026 के लिए मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो कब से लाइव है. अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, है ना. कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या हो चुका है, इसकी हर बार मैं आपको बता देती हूँ. बट फटाफट से क्विक रिव्यू बता देते हैं आपको. हमारे कोर्स में आपको जो है एमपी सेट के कंप्लीट सिलेबस के रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के भी. असिस्टेंट प्रोफेसर आपको पता होगा कि 30 अगस्त को एग्ज़ाम जो है डिसाइड हुई है होने के लिए, 30 अगस्त को. ओके तो इसके लिए भी आपके पास बैक टू बैक अगर आप देखें तो मार्च से जस्ट आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी दे सकते हैं इसी सेट से. तो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाला है. 6 मंथ की वैलिडिटी होने वाली है. और साथ ही साथ आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस के साथ साथ थ्योरी रिवीजन क्लासेस भी मिलने वाली है, जिसमें आप जो पूरा 3 4 या 20 लेक्चर की जो थ्योरी हो फटाफट 1 2 लेक्चर में कैसे कवर कर सकते हैं, वो थ्योरी की रिवीजन क्लासेस भी आपकी होने वाली है. हो चुकी है, आपको मिलने वाली है. ओके और आपको जो है यूनिट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं. कॉम्प्लेक्स, रियल, लीनियर, मॉडर्न, सीओवी, आई, न्यूमेरिकल, क्लासिकल सभी के हो चुके हैं. ओडी पीडी सभी के. ठीक है और आपको कंप्लीट रिवीजन भी मिलने वाला है. कंप्लीट रिवीजन यानी कि पूरे सिलेबस के क्वेश्चन. और साथ ही साथ आपको सेट 2024, 22, 2017 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन है ना. 100 150 जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे मैथमेटिक्स सिलेबस के कंप्लीट उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलने वाले. आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है. तो इतना सब आपको मिलने वाला है हमारे कोर्स में. तो अगर आप लोगों ने इनरोल नहीं किया है तो फटाफट से इनरोल कर लीजिए. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके सो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है कंप्लीट प्रैक्टिस के. हमारे जो सेशन चल रहे थे कंप्लीट सिलेबस की प्रैक्टिस, उसी का ये नेक्स्ट लेसन होने वाला है. ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ट्राई करना है, देन आई विल सोल्व इट फॉर यू. ओके सो लेट्स रीड. लेट ए एंड बी सबसेट ऑफ आर. ए और बी क्या है? आर के सबसेट हैं. सच डेट ए कंटेंट इन बी. ए सबसेट है बी का, ए कंटेंट करता है बी में. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. कैन आई ओके ये थोड़ा हाँ अच्छा हो गया है ना. ए कंटेंट करता है बी में, तो इसमें से इनकरेक्ट बताना है. तो ये तो बेसिक सेट थ्योरी होती है जो हम शुरू से पढ़ते हैं कि अगर ए कंटेंट करता है बी में, ए छोटा है बी से, तो इंटरसेक्शन लेने पर हमेशा छोटा वाला एलिमेंट आता है और यूनियन लेने पर हमेशा बड़ा वाला सेट आता है. और ए कंटेंट करता है बी में तो बी कॉम्प्लीमेंट कंटेंट करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में. ये रिजल्ट डायरेक्ट इम्प्लीफिकेशन होते हैं. अगर आपको नहीं पता है सेट थ्योरी के रिजल्ट हैं, नहीं आइडिया है तो नोट कर लीजिए. अगर ए है ना, अगर ए कंटेंट है बी में, ए छोटा है बी से, देन छोटा वाला इंटरसेक्शन लेने पे आएगा, बड़ा वाला यूनियन लेने पे आएगा और कॉम्प्लीमेंट में एक दूसरे का उल्टा हो जाएंगे. यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है. तो जो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी है और वही हमारा करेक्ट आंसर है. वेट अ मिनट, आई हैव टू चेक समथिंग. ओके कभी कभी क्या होता है कि कुछ शॉर्टकट्स होते हैं कीज के, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है ना, इसलिए मुझे इसे बार बार चेक करना रहता है. ओके सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ये इसके रिजल्ट हैं. अगर आपको नहीं नोट है, आपके पास नहीं है, आइडिया नहीं है इस बारे में, तो आप नोट कर लीजिए. ये सारे जो है सेट के पीवाईक्यू ही हैं, है ना. अब सेट कौन सी, जो जितनी भी सेट अपने ऑर्गेनाइज होती है, महाराष्ट्र सेट होती है, गुजरात सेट होती है, राजस्थान सेट होती है ना, और के सेट होती है, कर्नाटका वाली, तमिलनाडु वाली होती है, और एमपी सेट होती है, सीजी सेट होती है. उसके बाद हमारे जो सीएसआई नेट का पेपर होता है ना, वो वाला. उसके बाद हमारे गेट का पेपर होता है ये वाला. असिस्टेंट प्रोफेसर तो हम बाद में करेंगे क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का थोड़ा सिलेबस वेरी कर जाता है हमारे, है ना. मोर देन 4 यूनिट हमारी थोड़ी अलग हो जाती है, इसलिए हम उसकी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. बाकी ये इन सबके मिले जुले पीवाईक्यूज हैं. ओके सो ये आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट इंस्पायरेबल क्वेश्चन हो सकते हैं. इनसे इंस्पायर होकर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं.
ओके, सो हियर इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। कंसिडर द रियल सीक्वेंस। एक्सन एक सीक्वेंस दी है, देन हमसे पूछा गया है लिमिट सुपीरियर क्या होगा, इंफीरियर क्या होगा। चार अलग अलग ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम हमारी सीक्वेंस लिख लेते हैं। एक्सन क्या है, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर n अपॉन n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर में है तो दो ही केस हो सकते हैं n के, आइदर n इवन होगा या n ओड होगा। ठीक है, तो अगर n इवन होता है तो माइनस हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n। ओके, और अगर n ओड होता है तो -1 की पावर n क्या हो जाएगा, -1 अपॉन n। एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये सीक्वेंस कहाँ जाएगी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 को जाता है, तो ये कन्वर्ट्स करेगी 1 को, और एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये तो जाएगा 0 को, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये पूरी जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ट्स करेगी -1 को। यानी इसके जो लिमिट पॉइंट बनने वाले हैं, इस लिमिट के लिमिट पॉइंट बनने वाले हैं, दो ही बनने वाले हैं, -1 और 1। अब ये जो लिमिट पॉइंट है इसमें बड़ा वाला और छोटा वाला होता है लिमिट इंफीरियर और बड़ा वाला होता है लिमिट सुपीरियर। ओके, तो लिमिट सुपीरियर 1 होगा और लिमिट इंफीरियर -1 होगा। लिमिट सुपीरियर 1 होगा, लिमिट इंफीरियर -1 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है सीक्वेंस क्या है, और इसी तरह के क्वेश्चन अब सिंस आपको पता है कि रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा में से 5-5 क्वेश्चन आने हैं, तो हम अलग अलग वेराइटी के जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं सारे करेंगे। सिलेबस काफ़ी वास्ट रहता है रियल लीनियर का। ओके, सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप जो है शेयर कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपको सॉल्व कर दूँगी। ओके, अगेन ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। एसन हमको एक सीक्वेंस दी है, देन दिस सीक्वेंस कन्वर्ट्स टू व्हाट। अब ये सीक्वेंस देखिए, एसन जो है ये हमको एक सीरीज दी है, ये एसन जो हमको दी है वो हमको एक सीरीज दी है। सीरीज क्या दी है, k बराबर 1 to n k² प्लस n k अपॉन n³। अब आपको जहाँ सीरीज में दो वेरिएबल दिख जाए, इस तरह के हमने क्वेश्चन करे हैं, काफ़ी क्वेश्चन करे हैं। ये क्वेश्चन है लिमिट ऑफ सम का, जहाँ ये सीरीज को हम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। इस सीरीज को हम कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रल में। लिमिट ऑफ सम की क्वेश्चन है, इसको हम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। कैलकुलस और सीक्वेंस का मिक्स्ड है ये, है ना। तो सबसे पहले लिमिट क्या होती है, हम लिमिट जो लिखते हैं, हमारा k कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से लगाकर n तक, तो हमारा x जो होता है वो होता है k अपॉन n को हम x मानते हैं। तो x कहाँ से वेरी करेगा, 1 अपॉन n से n अपॉन n तक। एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x क्या बन जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, और ये तो कट के 1 आ जाएगा। यानी इंटीग्रल की लिमिट रहने वाली है 0 से 1। अब यहाँ इस वाले टर्म को हम देखेंगे, k² प्लस n k अपॉन n³। तो यहाँ से 1 अपॉन n तो बाहर, दोनों के डिवाइड में अलग अलग करेंगे n² को, इस तरह का आ जाएगा। तो 1 अपॉन n को हमेशा dx लिखा जाता है, और x अपॉन k अपॉन n जो है उसको x लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस x, और लिमिट क्या है 0 से 1। तो यहाँ से हमारा जो यहाँ ब्लैंक स्लाइड होनी चाहिए थी एक, ओके, यहाँ एक ब्लैंक स्लाइड नहीं है, ठीक है, हमें यहीं पर कर एक मिनट, क्या इससे, ओके नहीं, हम रॉन्ग स्लाइड पे आ गए। वेट अ मिनट, यहीं पर हम जो है नीचे ब्लैंक स्लाइड होगी, वेट अ मिनट, काफ़ी सारी ब्लैंक स्लाइड, ओके ये वाली। तो हम जो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं लिमिट ऑफ सम वाला, ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिमेनिंग सॉल्यूशन है लिमिट ऑफ सम का, रिमेनिंग सॉल्यूशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको PDF मिल जाएगा तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो हमारी जो सीरीज थी k बराबर 1 से n k² प्लस n k अपॉन n³, ये सीरीज अब हमारे इंटीग्रल में बदल गई है, 0 से 1 x² प्लस x dx। अब इस इंटीग्रल को हम करेंगे तो x² का होगा x³ अपॉन 3
एक्स का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट आएगी 0 से 1। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट रखेंगे 1/3 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0 + 0। तो यहाँ से 1/3 + 1/2 को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5/6, यानी कि एसएन वाली जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी 5/6 को। तो जहाँ 5/6 है वही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है 5/6। तो यहाँ पर 5/6 ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को आ गया होगा समझ में, और इसमें के काफ़ी क्वेश्चन हमने प्रीवियसली प्रैक्टिस भी करे हैं। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा लीनियर एल्जेब्रा से है। अब ये जो सेशन है इसमें मिक्स्ड काइंड के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, है ना। हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स के मिल जाए, हो सकता है मॉडर्न के मिल जाए, है ना, इंटीग्रल COVI किसी के भी मिल सकते हैं, लीनियर रियल। ओके, सो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लेट V एंड W बी अ वेक्टर स्पेस ओवर R। रियल R मतलब रियल स्पेस के ये दो वेक्टर स्पेसेस हैं। T एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो V से W पर जाता है, लीनियर मैप है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सबसे पहले नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। T इज 1 1 एंड मैप अ स्पेनिंग सेट ऑफ V टू स्पेनिंग सेट W, यानी कि T 1 1 है, T क्या है 1 1 है, और अगर S इसमें स्पेनिंग सेट है तो T S को यहाँ के स्पेनिंग सेट पर मैप करेगा। देखिए 1 1 होने में ये कंडीशन T इज 1 1 ये तब पॉसिबल होता है जब ऑन टू भी साथ में दिया हो, तो सिर्फ 1 1 होने से ये नहीं होने वाला है। T इज 1 1 इफ डायमेंशन ऑफ V लेस देन डायमेंशन ऑफ W। इन जनरली स्टेटमेंट भी 2 नहीं होता है। T 1 1 कब होता है, कंडीशन बता देते हैं। T 1 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ T की जो है वो हो जाए सिंगलटन 0। क्या हो जाए, सिंगलटन 0। इफ एंड ओनली इफ नलिटी ऑफ T की क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना, तब हमारा T 1 1 होता है। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ V लेस देन डायमेंशन ऑफ W नहीं, ऐसा नहीं होगा। T इज 1 1 कर्नल इज प्रॉपर सबसेट नहीं। T 1 1 कब होता है, जब कर्नल सिंगलटन 0 हो, और सिंगलटन 0 जो होता है इम्प्रॉपर सबसेट में गिना जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट में गिना जाता है ना, इम्प्रॉपर होता है, प्रॉपर नहीं होता है। T इज 1 1 इफ इट मैप Li सबसेट टू Li। यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर T 1 1 है, T 1 1 है या फिर T लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पे मैप कर रहा है तो T 1 1 रहेगा। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है, रेस्ट हमारे इनकरेक्ट होते हैं। T इज 1 1 अगर कर्नल सिंगलटन 0 हो, इफ एंड ओनली इफ T इज नॉन सिंगुलर, T इज नॉन सिंगुलर, ये सारी कंडीशन होती हैं, है ना। रेंज फुल हो जाएगी, रैंक फुल हो जाएगी, इस तरीके से। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है मैंने आपको रीजनिंग बता दी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगेन लीनियर एल्जेब्रा से है। ए बी अ 3x3 रियल मैट्रिक्स। ए 3x3 की मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज रियल में से है ना, रियल में से है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये दी हैं, तब डिटर्मिनेंट ऑफ और ट्रेस पूछा है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं क्या है। अब 3x3 की मैट्रिक्स जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे बनती है, ध्यान से देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, एक्स क्यूब आता है, प्लस के बाद माइनस अल्टरनेटिव साइन आते हैं, ट्रेस के साथ आता है एक्स का स्क्वायर, उसके बाद जो आता है हमारा प्लस माइनस, प्लस के साथ आता है इसके जो कोफिशिएंट रहते हैं या को माइनर अपन जिसको बोल सकते हैं A11, है ना, A11, A22 और A33, है ना, उनसे जो माइनर बनते हैं उनका आता है एक्स के साथ कोफिशिएंट, फिर माइनस के साथ आता है इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इसकी होती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो देखिए अब हम इससे इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से आपको ट्रेस दिख रहा है, तो ट्रेस के आगे आपको कितना दिख रहा है, -1 +1 सॉरी, तो ट्रेस तो हो जाएगा +1। यहाँ होना चाहिए डिटर्मिनेंट, वो भी किसके साथ, माइनस साइन के साथ। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट आपको मिल जाएगा -1। कंपेयर करी है हमने, तो ट्रेस 1 और डिटर्मिनेंट -1, तो डिटर्मिनेंट -1 और ट्रेस 1 नहीं, ये वाला नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप कंपेयर नहीं करना चाहें तो आप इसमें बाय आइगन वैल्यू भी जा सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर में इन दोनों में से कॉमन निकालूंगी तो ये बनेगा x -1 और x +1,
आई डोंट थिंक इससे हो जाएगा, हमें इसको फिर जो है फैक्टर करके देखना पड़ेगा, है ना, हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। देखिए इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है, 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो हम इसको हिट एंड ट्रायल से करके देखते हैं। और कोई तरीका है क्या करने का? नहीं, और तो कोई तरीका नहीं है। चलिए अगर हम x बराबर 1 रख देते हैं, है ना, तो 1 और 1 माइनस 1 1 1, नहीं इससे तो 0 नहीं बन रहा है। x बराबर -1 रख देते हैं, -1, तो ये आएगा -1 -1 -1 +1, इससे भी नहीं बन रहा है। 1 या -1 तो बनना चाहिए था, मुझे देखने दीजिए। वैसे तो मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया है, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, कंपेयर करना इज द बेस्ट ऑप्शन, अदरवाइज हम इसकी आइगन वैल्यू से भी जा सकते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो सकती है? तो अगर हम 1 रख के देखते हैं, 1 -1 +1 और +1, यहाँ से 0 नहीं बन रहा है। अगर -1 रखते हैं तो -1 -1 -1 और +1, इससे भी 0 नहीं बन रहा है। यहाँ तो ये 2 ही कैंसिल हो पाएंगे और यहाँ ये 2 ही कैंसिल हो पाएंगे। तो और क्या हम हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं? 1 नहीं हो रहा है, इसके फैक्टर तो यही होते हैं। आई थिंक इसमें से अगर x² कॉमन निकाला जाए, x -1, नहीं, वेट अ मिनट, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हमें इसके 3 रूट मिलने चाहिए। तो इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। वेट अ मिनट, मैं आपको फटाफट से करके बताती हूँ। देखिए मैंने आपको जो बताया है ये वाला मेथड बिल्कुल करेक्ट है। 3x3 की जो होती है हमारी मेट्राइसेस, उसका यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए। इसके अलावा जो है, क्योंकि हमको पता है कि इसके हम कोफिशिएंट से कंपेयर करके यही बेस्ट ऑप्शन है निकालने का। और जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, सम ऑफ, हाँ बिल्कुल, ये जो है मैं आपको इसका नाम बता देती हूँ, है ना, इसका नाम मुझे अब याद आ गया है। इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स, है ना, ये होता है सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स, सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स। यही सबसे बेस्ट मेथड है करने का, क्योंकि हमें डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से हमको ट्रेस और डिटरमिनेंट पहचानना है। तो यही है कि हम स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल है उससे इसको कंपेयर करेंगे और साइन देखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये इसे मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ। बाय आइगन वैल्यू आप चाहे तो जा सकते हैं, बट वही है कि लेंदी हो जाएगा। हमें बाय आइगन वैल्यू अगर हम जाएंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, हमें कम टाइम में जल्दी से जल्दी आंसर लाना है। और अगर आप बाय आइगन वैल्यू भी जाएंगे तो ये काफ़ी सिमिलर से आपको दिख रहे हैं, तो इससे आपके ऑप्शन में हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए आपको इसी से जाना है, बाय स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एस हमको एक स्पेस दिया है, सबसेट है R6 का। R6 जानते हैं ना, जिसमें 6 टपल हो, इस तरह के 1 2 3 4 5 6, स्पेस ऑफ ऑल 6 टपल्स बिलोंगिंग फ्रॉम R। इस टपल में से ये जो 6 टपल है, इसमें से x2 x4 और x6 इक्वल हैं। तो हमें निकालना है कि क्या एस लीनियर सब स्पेस होगा, नहीं होगा, और होगा तो कितने डायमेंशन का होगा। तो सबसे पहले आप एस को देखेंगे। एस में आपको x1 x2 से लगाकर x6 तक के टपल मिल रहे हैं, जो कि R6 में से हैं, तो ये बिल्कुल। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, x2 इक्वल x4 इक्वल x6, ये सब स्पेस होगा। एस इज अ सब स्पेस, एस सब स्पेस बनेगा। इसके सब स्पेस होने की सारी कंडीशन होल्ड हो जाएगी, जीरो भी एस के अंदर बिलोंग कर जाएगा। उसके बाद अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा भी एस के अंदर, और अल्फा टाइम एक्स यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी एस के अंदर होल्ड कर जाएगा। इसको एक्स प्लस वाई ज़्यादा लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा एक्स प्लस वाई लिखना। यहाँ से एक्स प्लस वाई भी एस के अंदर आ जाएगा, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एस।
एंड अल्फा कोमा एस भी बिलोंग कर जाएगा जहाँ अल्फा क्या है, स्केलर है। ये तीनों कंडीशन होल्ड कर जाएगी तो ये सब स्पेस बन जाएगा। अब कितने डायमेंशन का देखना है, वो हमें देखना है कितने डायमेंशन का बनेगा। तो डायमेंशन अगर किसी स्पेस का निकालना होता है तो हमें निकालने पड़ते हैं नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, यानी कि कितने वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हम दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि x2, x4 और x6, मान लीजिए आपने x6 को k दे दिया तो x4 भी k हो जाएगा और x2 भी k हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास देखिए x1 रहेगा। अब x2 किसके बराबर है, x6 के बराबर है। थोड़ा रफ करके लिख देती हूँ मैं आपको, यहाँ से डायरेक्ट डायमेंशन दिख रहा है बट फिर भी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। यहाँ से देखिए x1, x2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो x6 के बराबर है। x3 ऐसा ही। x4 नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि वो x6 के बराबर है। x5 और x6, तो हमें कितनी चॉइस है जो हमें फाइंड करनी है, 1 2 3 4, हमें कितनी चॉइस फाइंड करनी है, हमें 4 चॉइस फाइंड करनी है। तो ये कितने डायमेंशन का बन जाएगा, ये 4 डायमेंशन का सब स्पेस बन जाएगा। जितनी वैल्यू हमको देनी है, जितने अननोन वेरिएबल हैं उतना ही इसका डायमेंशन हो जाएगा। जितने अननोन वेरिएबल हैं, जितने अननोन वेरिएबल हैं, अननोन वेरिएबल है उतना ही इसका डायमेंशन हो जाएगा। अननोन कौन कौन है, x1 है, x6 है, x3 है और x5 है। ये दो क्यों नहीं, क्योंकि ये दो तो x6 ही है, इसलिए 4 अननोन वेरिएबल है तो 4 डायमेंशन का लीनियर स्पेस बन जाएगा। ये कंडीशन आप करके देख लेंगे, काफ़ी ईजी है, देखने से पता चल रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम लीनियर एल्जेब्रा से क्वेश्चन। कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमें ये दो क्वाड्रेटिक फॉर्म दी है, बताना है पॉजिटिव डेफिनेट है, नेगेटिव डेफिनेट है दोनों, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम हर एक के लिए मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म को देखने का बेस्ट तरीका है कि हम उसकी मैट्रिक्स बना लें। अब 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, एक्स वाई एक्स वाई, ये मैंने आपको सिखाया है पहले। एक्स एक्स यहाँ पर वो कोफिशिएंट आएगा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कौन है 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनेगा एक्स वाई और यहाँ बनेगा वाई एक्स वाई और वाई एक्स। तो यहाँ पर वो कोफिशिएंट आएगा जो एक्स वाई का है, उसको आधा करेंगे हम। 2 है तो 2 का आधा -1 और आधा यहाँ -1 आएगा और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 आएगा। अब ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमें बताना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पहला जो टर्म है वो ग्रेटर देन 0 है, 3 ग्रेटर देन 0 है बिल्कुल। अब इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 -1 यानी कि 11 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। तो एफ हमारी हो जाएगी पॉजिटिव डेफिनेट, एफ तो हो गई पॉजिटिव डेफिनेट। जी की बात करते हैं, जी की मैट्रिक्स कैसी बनेगी, जी की मैट्रिक्स बनेगी -4, 5 का आधा 5/2, यहाँ भी 5/2 और यहाँ -7। तो आप देखेंगे कि पहला ही एलिमेंट लेस देन 0 है, तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये नेगेटिव डेफिनेट होगी। इनडेफिनेट भी हो सकती है बट इनडेफिनेट ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम चेक भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहला एलिमेंट ही लेस देन 0 हो तो हम बोल देंगे कि नेगेटिव डेफिनेट है। इनडेफिनेट सेमी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। तो एफ हमारी पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी, जी हमारी नेगेटिव डेफिनेट हो जाएगी। एफ पॉजिटिव डेफिनेट, जी इज अ नेगेटिव डेफिनेट, दिस इज अ ट्रू ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और पॉजिटिव डेफिनेट या इनडेफिनेट देखने के बहुत सारे तरीके हैं। हम आइगन वैल्यू से भी जा सकते हैं कि अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो ऑल आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। नेगेटिव डेफिनेट है तो नेगेटिव डेफिनेट में क्या होता है, ऑल आइगन वैल्यू लेस देन 0 होती हैं। अगर नीचे जगह हो तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ तो हमने कर लिया है, इससे नीचे स्लाइड खाली है, चलिए यहीं देख लेते हैं। एक कंपैरिजन हो ही जाए, अब बात हो रही है तो एक कंपैरिजन हो जाता है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नीचे काफ़ी खाली स्लाइड पड़ी होगी। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं हम, है ना। कुछ रिजल्ट्स हैं तो मैं आपको बता ही देती हूँ क्या है। पॉजिटिव डेफिनेट और नेगेटिव डेफिनेट में क्या होता है, पॉजिटिव डेफिनेट में ऑल आइगन वैल्यू जो होती हैं ग्रेटर देन 0 होती हैं, इसमें ऑल आइगन वैल्यू लेस देन 0 होती हैं। इसकी पॉजिटिव डेफिनेट की रेंज जो होती है 0 to इनफाइनाइट होती है, ओपन, क्लोज नहीं ओपन, ओपन 0 to इन्फिनिटी। इसकी रेंज होती है -∞ से ओपन 0 तक, ये इनकी रेंज होती है। और क्या होता है, हाँ, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है A11 वो ग्रेटर देन 0 होता है और डिटर्मिनेंट भी ग्रेटर देन 0। इसमें अल्टरनेटिंग साइन होते हैं, लेस देन 0 फिर ग्रेटर देन 0 फिर लेस देन 0। अल्टरनेटिंग साइन क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं 2x2 की भी हो, 3x3 की भी होती है। तो हम 2x2 का जो है स्टैंडर्ड माइनर भी देखते हैं, प्रिंसिपल माइनर, है ना, वो भी देखा जाता है।
तो ये जो है पॉजिटिव डेफिनेट और नेगेटिव डेफिनेट में कुछ कंपैरिजन थे। मेन तो होता है आइगन वैल्यू और रेंज से, मैंने आपको बता दिए हैं किस तरीके से होता है। और अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम इस तरह से लिखते हैं एक्स ए और एक्स ट्रांसपोर्ट से। तो पॉजिटिव डेफिनेट में होता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर या एक्स बिलोंग्स टू आर, ये जो होता है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है और ये सम के लिए लेस देन जीरो हो जाता है। तो ये सारी इसकी थ्योरी थी जो मैंने आपको थोड़ी बता दी है, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ, ये नहीं, ओके ये हमारा क्वेश्चन है। अब आ गए हैं ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आ गए हैं, तो फटाफट देख लेते हैं ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन क्या है। ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन, द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z12 टू Z10। ये हमने काफ़ी स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा था कि रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट बिल्कुल लिख देते हैं। Zn से Zm पर जाने वाले नंबर ऑफ, हैशटैग मतलब नंबर ऑफ है ना, इसको हम मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ से डिनोट करते हैं इस हैशटैग को। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज GCD ऑफ n m, ये होता है रिजल्ट। तो यहाँ पर GCD ऑफ हमको निकालना है 12 10। कितना होता है इसका GCD, आप देखिए और बताइए। क्या 1 होता है, 2 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा इन जनरल अगर आपको GCD देखना है, GCD नहीं, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म देखने हैं तो किस तरह से देखे जा सकते हैं। देखिए हम होमोमॉर्फिज्म क्या देखते हैं, यहाँ इसके नॉर्मल सब ग्रुप देखते हैं, फिर उससे हम जो है कोशेंट बनाते हैं, कोशेंट ग्रुप बनाते हैं नॉर्मल सब ग्रुप से या कर्नल जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप से। उसके बाद उनसे जो हमें आइसोमॉर्फिक ग्रुप मिलते हैं वो कितने ये कंटेन करता है। मैंने आपको इसकी थ्योरी एक बार बता चुकी हूँ, मैं एक नहीं 2 बार और ज़्यादा बार बता चुकी हूँ, तो वो डिटेल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन है फील्ड का है, या फिर ऐसा कहें कि मॉडर्न अलजेब्रा का ही है। एम और एन ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो रिंग है ZM क्रॉस ZN, ये फील्ड कब होगी, क्या ये फील्ड होगी अगर M और N रिलेटिवली प्राइम हो जाए, मतलब Z2 क्रॉस Z3 हो जाए, या फिर Z3 क्रॉस Z5 हो जाए, है ना, या फिर ये सिर्फ प्राइम हो जाए, कोई से भी प्राइम हो जाए, मतलब रिलेटिवली प्राइम नहीं, बस प्राइम हो जाए, कुछ भी हो जाए मान लीजिए, या फिर ये कभी भी फील्ड नहीं बनेगी। तो देखिए अगर हम इन जनरल देखें ZM क्रॉस ZN में, तो मैं यहाँ से एक एलिमेंट ले सकती हूँ 1 और 0। पहला एलिमेंट ZM से, दूसरा ZN में से बिल्कुल ले सकती हूँ। इसमें से दूसरा एलिमेंट अगर मैं इसको R बोल देती हूँ तो ये भी बिलोंग करता है R में, ये भी बिलोंग करता है R में, करता है बिल्कुल करता है। अगर मैं 1 0 और 0 1 का जो लेना चाहूँ प्रोडक्ट, तो वो क्या बनेगा 0 0, और वो बिलोंग करता है R में। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने पर 0 मिल गया, यानी यहाँ पर कौन एग्जिस्ट कर गया, जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर गया है। जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर गया है तो ये नॉट इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है, तो ये फील्ड कहाँ से होगी। और वैसे भी इन जनरल भी जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर गया है तो ये फील्ड नहीं है। तो किसी भी केस में, चाहे आप कोई सा भी केस ले लीजिए, ये जो है कभी भी ये जो हमने प्रोडक्ट की रिंग ली है ये कभी भी फील्ड नहीं बनने वाली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दिस इज नेवर अ फील्ड, कभी भी फील्ड नहीं एग्जिस्ट करेगी। क्यों, क्योंकि हमेशा जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर जाएगा इसका, इसलिए ये कभी भी फील्ड नहीं बनने वाली, चाहे वो प्राइम हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ यूनिट दैट इज एलिमेंट दैट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन द रिंग Z18। Z18 में हमको ऐसे एक्स निकालने हैं सच दैट उनका एक्स इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो उसको हम बोलते हैं यूनिट, यूनिट बोलते हैं। इन्होंने यहाँ भी यूनिट बोला है, तो यूनिट का जो ग्रुप होता है उसको U18 से लिखते हैं, और उसकी जो कार्डिनलिटी होती है, उसका जो कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है ना इसने कितने होंगे, वो होती है 518। 518 क्या है, बहुत बार, मतलब बहुत बार बता चुके हैं। आइलर 5 या यूलर 5 फंक्शन होता है, नंबर थेरेटिक फंक्शन होता है। 518 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 18 का। आई होप आपको आता होगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताई जाए। तो ये होगा 5 2 इंटू 3 की पावर 2। अब 5 जो होता है मल्टीप्लिकेटिव होता है, मल्टीप्लिकेटिव मतलब 5m इंटू एन, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट हो जाता है, 5m इंटू 5n। और ये जो रिजल्ट है इसको मार्क कर लीजिए, PYQ रिजल्ट पूछा हुआ है ना, ये PYQ है, इस पर स्टार बना लीजिए कि ये 5 मल्टीप्लिकेटिव होता है। 5 उसके बाद टाउ है ना, सिग्मा,
ये सारे नंबर थ्योरेटिक है, नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर, जितने भी हैं सभी नंबर थ्योरेटिक फंक्शन होते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 5 2 और 5 3 स्क्वायर। 5 2 क्या होता है, प्राइम है तो उसमें से एक कम करेंगे, और अगर पावर है तो एक कम पावर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 1 1, 3 3 = 9 में से 3 जाएंगे, 6 बचेंगे, तो आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पूरी थ्योरी मैंने इसके बिहाइंड आपको बता दी है डिटेल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका डायरेक्ट आंसर 5 18 था, जिसको आता है वो विदिन 10 सेकेंड, और क्या 5 सेकेंड में कर लेगा, बट मैंने आपको यहाँ डिटेल में समझाया है। और ये 5 की प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। 5 इज अ, और ये जितने भी नंबर थ्योरेटिक फंक्शन हैं सारे ही मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट हो जाते हैं। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। देखिए जनरेटर क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर वह होते हैं जो उस ग्रुप को जनरेट कर दें, है ना, ऐसा अकेला एलिमेंट ए जो ग्रुप को जनरेट कर दें। तो अगर हमको जेड में जनरेटर निकालने हैं तो वो हमको ऐसे एक से निकालने रहते हैं जेड में से, सच देट एक्स और एन का जीसीडी हो जाए 1। और यही तो इतनी देर से जो पढ़ा है वही तो होता है। ये क्या होते हैं, फाई एन का मतलब ही यही होता है, एन के साथ ऐसे नंबर जिसका जीसीडी 1 हो या जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो हमको निकालना है 520। चलिए 520 कितना होता है, वो होता है 2 2 = 4 और 4 5 = 20। तो ये हो जाएगा 5 2 की पावर 4। पूरी थियरी इससे ऊपर वाले में देखी अभी हमने, है ना। और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 -2, और प्राइम है तो एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएंगे 2, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी 4 2 = 8। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके जनरेटर होंगे 8। अब कौन कौन से होंगे वो हम देख सकते हैं। Z20 में कितने एलिमेंट होते हैं, 1 2 से लगाकर 19 तक एलिमेंट होते हैं। तो जिनका जीसीडी इसके साथ 1 है वो जैसे कि 1 3 4 नहीं, 5 नहीं, 6 भी नहीं, 7 8 भी नहीं, 9 बिल्कुल 9, 10 भी नहीं, 11 12 नहीं, 13 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, उसके बाद 18 नहीं, 19। तो ये 8 हो गए हैं, आपको दिख रहे हैं। और ये 8 क्या होंगे, जनरेटर होंगे। ये 8 होंगे जनरेटर। अगर आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा तो सॉरी फॉर देट, पास ही में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर देट। ओके, मैंने माइक्रोफोन यूज़ करे हैं बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा ही जो है मेरे जो जहाँ मैं बैठी ना जस्ट इस दीवार से सट के ही कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसलिए थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है। सो सॉरी फॉर देट। ओके, जस्ट आज के लिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, हमें देखना है रेसिड्यू निकालना है z = 0 पर इस फंक्शन का एफ जेड का। तो सबसे पहले एफ जेड क्या है वो लिख लेते हैं। एफ जेड है 1/z की पावर 4 z³ -2z²। यहाँ से z² कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बनेगा z² + z - 2। तो यहाँ पर 0 कितने ऑर्डर का मिल रहा है ना, z² = 0, मतलब 0 हमें 2 ऑर्डर का पोल मिल रहा है, 2 ऑर्डर का हमें पोल मिल रहा है। तो इस पर हमें निकालना है रेसिड्यू। तो अगर 2 ऑर्डर का पोल है तो रेसिड्यू क्या रहेगा, देखिए इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/z² + z - 2/z²। तो ये जो रहता है इसको हम मानते हैं 5z, और 2 ऑर्डर का पोल है तो इसका जो रेसिड्यू रहेगा 5 का एक बार डेरिवेटिव 0 पर बटे 1 का फैक्टोरियल। तो इस 5 जो हमने निकाला है 5z हमारा आया है 1/z² + z - 2। इसका हमको निकालना है डेरिवेटिव। तो 5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा z² + z - 2 की पावर 2, और फिर माइनस टाइम 2z + 1, है ना। ये डेरिवेटिव तो आप निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर हमें रखना है 0, इसके अंदर हमें रखना है 0। तो वो कितना हो जाएगा यहीं से देख लेते हैं। जब मैं 0 रखूँगी तो -0 + 1/0 + 0 - 2 का स्क्वायर। तो ये ऊपर तो हो जाएगा माइनस, नीचे हो जाएगा 4, -1/4। ऑप्शन नंबर सी इसका रेसिड्यू हो जाएगा। जितने ऑर्डर का पोल होता है उससे एक कम बार हम डेरिवेटिव करते हैं और उतना ही फैक्टोरियल हम लेते हैं। आई होप आपको आता होगा, ये पोल था इसलिए
जो अब नाउ अगेन जो क्वेश्चन है परम्यूटेशन के ऊपर आ गया है, थोड़ी ग्रुप थ्योरी मिक्स हो गई है बट ठीक है, कॉम्प्लेक्स के बाद एक ग्रुप का क्वेश्चन आ गया है। क्या है क्वेश्चन, ये परम्यूटेशन कैसे है, इवन है कि ओड है। तो पहले सिग्मा को जो है डिसजॉइंट साइकिल में लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, 1 को फिक्स करिए, है ना। 1 किसको जा रहा है, 1 गोज टू 2, 2 किसको जा रहा है, 1 को जा रहा है, मतलब साइकिल खत्म। 3 किसको जा रहा है, 4 को, है ना। 3 जा रहा है 4 को, 4 जा रहा है 3 को, साइकिल खत्म। ये था सिग्मा। अब टाउ देख लेते हैं। टाउ क्या है, 1 जा रहा है 3 को, 3 जा रहा है 4 को, 4 जा रहा है 2 को, है ना। 1 गया 3 को, 3 गया 4 को, 4 गया 2 को, 2 गया 1 को। तो अब हमें इसको डिसजॉइंट साइकिल में लिखना है। तो डिसजॉइंट साइकिल में कैसे लिखते हैं, 1 के साथ 2 को लिखेंगे, 1 के साथ 4 को लिखेंगे, 1 के साथ 3 को लिखेंगे। ये जो 2 लेंथ के साइकिल होते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशंस। ये जो 2 लेंथ के साइकिल होते हैं इनको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। और हमारा जो है परम्यूटेशन इवन होगा कि ओड होगा वो इन ट्रांसपोजिशन पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हैं तो हमारा इवन परम्यूटेशन। और अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है तो ओड परम्यूटेशन। तो यहाँ देखेंगे कितने ट्रांसपोजिशन है, 1 2, 2 ट्रांसपोजिशन, मतलब ये तो हो गया इवन परम्यूटेशन। यहाँ कितने ट्रांसपोजिशन है, 1 2 3, यानी कि ये हो गया ओड परम्यूटेशन। तो सिग्मा इज इवन एंड टाउ इज ओड परम्यूटेशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन मतलब 2 लेंथ का साइकिल, है ना। 2 लेंथ का साइकिल, 2 लेंथ का साइकिल जो होता है उसे बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। और जितने ट्रांसपोजिशन उसके अकॉर्डिंग इवन या ओड परम्यूटेशन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आई थिंक ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, थोड़े मिक्स्ड से चल रहे हैं, है ना। बेसिक गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई टू ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इन एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। अब ये है तो न्यूमेरिकल का बट इसको लीनियर से भी सॉल्व किया जा सकता है। ए एक्स क्रॉस बी का जो है हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का पूरा सिस्टम है। अब यहाँ पर ए क्या है, एन क्रॉस एन की नॉन सिंगुलर मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। और बी क्या है, बी एन क्रॉस 1 का होता है, एक्स का भी पता है हमको। हमें क्या, इसको हमने कन्वर्ट करा है। हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, गॉस एलिमिनेशन में। गॉस एलिमिनेशन याद है ना आपको, क्या करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड में, हम सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, ए ऑगमेंटेड बी। हम इस पर लगाते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इस पर हम लगाते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और इसको हम क्या करते हैं, इस तरह की मैट्रिक्स रहती है, डायगोनल के नीचे जितना भी रहता है हम उसको बना देते हैं 0 और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना देते हैं। उसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं। तो ये जो कन्वर्ट करते हैं ये काई में करते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम जो है इन्वर्स सब्सटीट्यूशन करते हैं, है ना, बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन, बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं। बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन हम करते हैं और उससे हम इसको कंपेयर करके जो हमारे वेरिएबल रहते हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं। ये होती है गॉस एलिमिनेशन। सबसे पहले ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रो ऑपरेशन लगाते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं और बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन लगाते हैं। ये मेथड होती है, आपने करके भी देखी होगी, हमने बहुत सारे लीनियर में भी करते हैं। इन जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी इसी से सॉल्व करते हैं इन जनरल। ये होती है गॉस एलिमिनेशन। फिर एक जेकोबी होती है, तो ये न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन है, ओके, क्योंकि ये एमपी सेट में आई थिंक पूछा हुआ है। और ये जिस जहाँ से मैंने लिया है ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 2017 और 18 के समथिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद ये 2 अलग अलग जगह में भी पूछा गया है ना, 1920 या 24 के आसपास, ये 3-4 साल बाद फिर से 2 अलग बार भी पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। अगला जो है हमारा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द स्टेशनरी फंक्शन एसोसिएट विद द इंटीग्रल, ये इंटीग्रल दिया है, इसमें हमको स्टेशनरी फंक्शन लगाना है। फंक्शनल मतलब इनसे एक्सट्रीमल नहीं पूछा है। अगर हमसे एक्सट्रीमल पूछते हैं कि एक्सट्रीमल, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी ब्रह्मास्त्र होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, इसको पूरा सोल्व करके वाई की वैल्यू निकालते हैं। एक्सट्रीमल मतलब वाई की वैल्यू। इन्होंने सिर्फ स्टेशनरी फंक्शन यानी हमको सिर्फ ये इक्वेशन लगानी है। इसमें एफ क्या है हमारा, एफ है हमारा वाई डैश का स्क्वायर 2 अल्फा वाई वाई डैश
माइनस 2 बीटा वाई डैश। ठीक है, ये है हमारा एक्सट्रीमल। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में जब इसका करेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा वाई डैश बस। उसके बाद माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, इसका करेंगे 2 वाई डैश डिफ्रेंशिएशन, इसका आएगा 2 अल्फा वाई और माइनस का 2 बीटा बराबर 0। सो 2 अल्फा वाई डैश ऐसा ही डी माइनस अंदर जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा 2 वाई डबल डैश, इसका हो जाएगा 2 अल्फा डैश अल्फा वाई डैश और ये तो हो जाएगा 0। तो माइनस का 2 अल्फा वाई डैश माइनस का 2 वाई डबल डैश प्लस का 2 अल्फा वाई डैश बराबर 0। तो ये दोनों तो आपस में कैंसल, एंड में हमारे पास बचेगा माइनस का 2 वाई डबल डैश बराबर 0, यानी कि y डबल डैश बराबर 0। इसको सोल्व करके हम एक्सट्रीमल निकाल सकते हैं, पर हमसे एक्सट्रीमल नहीं पूछा है, हमसे स्टेशनरी फंक्शन पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको डायरेक्ट दिख रहा है ना। ये और ये जो है यूलर इक्वेशन है ना, यूलर लेग्रांज इक्वेशन है हमारे सीओबी का ब्रह्मास्त्र है। 99% क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाएंगे, एक दो थोड़े अलग हो सकते हैं। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ओके हियर इज वन मोर क्वेश्चन एंड दी ओके, वो लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा है, ये हमारा फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन है या रिंग थ्योरी से हम कह सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, आई हमको एक आइडियल दिया है, आई एक आइडियल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से जनरेट होता है ना। Z5 के अंदर बात हो रही है, Z5 x के अंदर बात हो रही है आई के लिए, और J के लिए भी Z5 के अंदर से बात हो रही है। J क्या है, आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमें क्या है, ये जो कोशेंट रिंग बनाई है ये फील्ड होगी या नहीं होगी, और होगी तो क्या आपस में आइसोमॉर्फिक होगी। तो देखिए ये जो आइडियल है, अगर हम इस आइडियल के साथ में कोई भी रिंग बनाते हैं है ना, तो ये जो रिंग है, ये रिंग है, ये आइसोमॉर्फिक होगी फील्ड के, यानी ये फील्ड कब बनेगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ ये जो आई है ये इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से बने, मतलब ये क्या बन जाए हमारा मैक्सिमल आइडियल में, मैक्सिमल आइडियल बने। मैक्सिमल आइडियल अगर बनना है तो ये जो पॉलिनोमियल है ये इररिड्यूसिबल होनी चाहिए ओवर दिस रिंग। तो हमको बस इतना देखना है कि इनमें से कौन सी इररिड्यूसिबल है Z5 में। तो सबसे पहले अगर हम आई की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 Z5 में देखेंगे, तो अगर मैं Z5 में यहाँ देखूँ और J है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो अगर मैं J के अंदर 1 रखती हूँ, कितना रखती हूँ 1, तो ये कितना आ जाएगा 5 है ना, 1 प्लस 4 5, और जो कि क्या हो जाएगा 0 मोड Z5, यानी ये तो रिड्यूस कर गया, तो इसकी वजह से तो फील्ड नहीं बन पाएगी। और ये जो है आप इसमें कुछ भी रखकर देख लीजिए, ये इररिड्यूसिबल ही बनेगा। ये क्या बनेगा, इररिड्यूसिबल। Z5 में होते कितने एलिमेंट हैं है ना, 0 1 2 3 4 रख के देख लीजिए, मैंने रख के देखे हैं, आप भी रख के देख लीजिए, कभी भी ये 0 नहीं बनेगा, तो ये बनेगा इररिड्यूसिबल। यानी कि आई की वजह से जो फील्ड जनरेट, आई की वजह से जो कोशेंट रिंग जनरेट होगी वो फील्ड बन जाएगी, जे की वजह से नहीं बन पाएगी, यानी कि आर हमारी जो है वो फील्ड बन जाएगी, पर एस हमारी नॉट अ फील्ड, फील्ड नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि जे इररिड्यूसिबल नहीं है। तो आर इज अ फील्ड बट एस इज नॉट अ फील्ड, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो रिजल्ट लगाया है, रिजल्ट कुछ इस तरीके का है, मैं आपको रिजल्ट मेंशन कर देती हूँ। रिजल्ट है आर एनी रिंग, आर कोई भी रिंग है, आई क्या है, आइडियल है आर का, आइडियल ऑफ आर। तो पहला रिजल्ट आर अपॉन आई फील्ड बनेगी इफ एंड ओनली इफ आई क्या बन जाए, मैक्सिमल आइडियल बन जाए, आई इज अ मैक्सिमल आइडियल। आर अपॉन आई इंटीग्रल डोमेन बनेगा इफ एंड ओनली इफ आई क्या बन जाए, प्राइम आइडियल बन जाए। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, आप इनको बिल्कुल स्माइली रिजल्ट में नोट कर लीजिएगा है ना। इमोजी वाला रिजल्ट हमारा जो चल रहा है उसमें कब से चल रहा है ये तो आई होप आपने नोट किए होंगे, शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। सो दैट्स आई थिंक अब क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, वेरी वेरी बिग थैंक यू फॉर योर अटेंशन, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। इसी तरह हम जब तक एग्जाम नहीं आ जाती, हमने जो टारगेट करा था अपने कोर्स को 11th ऑफ जनवरी के लिए ही करा था,
ठीक है। इसलिए हमारा कोर्स जो है 99% कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 2 मंथ जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत होते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं हैं कि जो मैथमेटिक्स पहली बार देखेंगे। आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट है मैथमेटिक्स में, आपने मास्टर्स किया है मैथमेटिक्स में, तो आप जितनी भी टर्मिनोलॉजी है सबसे अवेयर हैं, सबसे आप फ्रेंडली हैं, तो इससे आप 2 मंथ में अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन हुए होंगे। अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।